स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। जो लोग यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब तक यूपी पीसीएस के लिए कुल 150 पदों के लिए जो अध्याचन है प्राप्त हुआ था। तो 39 पदों का अध्याचन और मिला है। ये जो 39 पद हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे चार्मिंग पद यही होते हैं, एसडीएम के पद हैं। तो अब फिलहाल जो पद हो गए हैं, यानी कि अध्याचित जो पद हैं वो लगभग 200 पद हो गए हैं। तो 200 पद अब तक जो है अध्याचन के रूप में यूपी पीएससी को मिल चुके हैं। और अब यूपी पीएससी कभी भी पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है इसे जारी कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस की जो एग्ज़ाम डेट है प्रारंभिक परीक्षा की 12 जून है और मुख्य परीक्षा ये 27 सितंबर से प्रस्तावित है। ये कैलेंडर के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की भर्ती के लिए एसडीएम के 39 पदों का अध्याचन अब तक मिल चुका है। शासन में नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव मदन सिंह गबरियाल की ओर से 23 फरवरी को जारी पत्र के अनुसार वर्तमान चयन वर्ष 2021-22 के तहत डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से 39 रिक्तियों और प्रोन्नति के माध्यम से चयन के लिए 73 रिक्तियों का अध्याचन 22 फरवरी को आयोग को भेजा गया है। तो यूपी पीसीएस के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि पदों की संख्या इससे अधिक होगी। हालांकि अभी तक जो अध्याचित पद हैं वो 200 हैं, लेकिन पदों की संख्या आगे चल के बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि जब तक प्रारंभिक परीक्षा होती है और उस दौरान जितने भी अध्याचन प्राप्त होते हैं उनको उसी वर्ष की रिक्तियों में ऐड किया जाता है। यूपीटीटी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है कि अब यूपीटीटी का जो परिणाम आएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और पीएनपी ने यूपीटीटी की फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, तो अनुमति मिल नहीं पाई थी। यही वजह थी कि 23 फरवरी को जो फाइनल आंसर की जारी होनी थी वो जारी नहीं हो पाई और अब 25 फरवरी एनीवे कोई मतलब ही नहीं बनता कि अब इन दोनों तारीखों का। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि 10 मार्च के बाद अब यूपीटीटी का परिणाम घोषित हो पाएगा। शासन में सचिव अनामिका सिंह ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भेजे पत्र में लिखा है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 फरवरी को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टीईटी के परिणाम को स्थगित करने की संस्तुति की गई है। समय सारणी के अनुसार 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था, तो थोड़ा सा इंतजार अभी सभी छात्रों को और करना पड़ेगा। बात करते हैं एपीएस भर्ती के बारे में, तो सैकड़ों पद रिक्त हैं। 11 वर्षों से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जो एपीएस अपर निजी सचिव के सैकड़ों पदों का इंतजार कर रहे हैं वो ओवर एज हो रहे हैं और अब अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर 25 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगे हैं। उनकी मांग है कि ओवर एज अभ्यर्थियों को भी राहत प्रदान की जाए, क्योंकि 11 साल से वैकेंसी आई नहीं है और बात बिल्कुल सही है। तो पिछली बार एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो लिखित परीक्षा कराने के बाद आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी और पुनर्विज्ञापन जारी किया गया। नई भर्ती परीक्षा कब होगी इसका कोई अता पता नहीं है। इसके पूर्व वर्ष 2010 में एपीएस के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इस भर्ती में धांधली के सबूत मिले थे। इसके बाद सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। सीबीआई की कार्रवाई के कारण चयन के बावजूद कई अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो फिलहाल अभी एपीएस के बारे में लगभग 2 साल से अभ्यर्थी जो है मुखर हैं और वो चाहते हैं कि इस पर नई वैकेंसी आए। अध्याचन भी सूचना मिल रही थी कि 250 के आसपास अध्याचन भी नए पदों के लिए मिल चुके हैं, लेकिन फिलहाल न जाने क्यों यूपी पीएससी नाराज है और इस पद पर विज्ञापन दे ही नहीं रहा है। यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो आपको मैंने बताया कि कुल 39 पद हैं। अभी एसडीएम के पदों की संख्या बढ़ सकती है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 12 जून है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और छोटी सी न्यूज़ और है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत आवेदन में 147 अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है, तो इनके लिए वेबसाइट पर अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया गया है। 5 मार्च तक ऐसे अभ्यर्थी अपनी गलती को जाकर आयोग की वेबसाइट पर सुधार सकते हैं। 19 जनवरी 2022 को भूतत्व और खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 16 पदों
और यूनानी महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और रीडर के एक एक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो थे वो मांगे गए थे। तो फिलहाल अगर आपने इन दोनों भर्तियों में आवेदन किया था तो फटाफट वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर अपना जो फोटो सिग्नेचर है उसको चेक करिए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 मार्च से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों में निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और इसी बीच यूपीएसआई 2016 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। गुरुवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वो न्यायालय जाएंगे। और टीईटी के परिणाम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अब फिलहाल आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। 10 मार्च के बाद यानी कि नई सरकार गठित होगी उसके पश्चात ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खबर आ रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बृहस्पतिवार को अचानक बिगड़ गई है। 10 छात्रों को बेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को भी अनशन के दौरान 6 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी और इन छात्रों को भी भर्ती कराया गया था। छात्रों का आमरण अनशन जारी है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक पीछे हटेंगे नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऑफलाइन परीक्षाओं की तिथि घोषित की जा चुकी है। वहीं छात्र इस मांग पर अड़े हैं कि जब पूरे साल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं। इस मसले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और छात्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर लगातार तीसरे दिन भी अनशन पर बैठे रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2021 को आयोजित हुए लगभग एक माह का समय बीत गया है और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का रिजल्ट 15 फरवरी को ही जारी किया जाना था, लेकिन इसे अभी तक जारी नहीं किया गया। 16 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच आयोजित की गई इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई नई सूचना मिलती है आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप लगातार विजिट करते रहें। और देखिए फ्रेंड्स, सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई भी सरकार होती है, हर सरकार के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ सरकारों में बुराइयाँ भी होती हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि पिछली बार, देखो मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के लिए मतलब ये मत कहना कि आप इस पार्टी का विरोध कर रहे हैं या इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये वही वजह थी जिसकी वजह से बहुत ही छिछालेतर मची थी इस सरकार की। और बीएड और शिक्षा मित्र के जो स्टूडेंट थे वो सामने आ गए थे, लेकिन फिलहाल अभी ये चीज़ें इनके एजेंडे में हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल हर चीज़ योग्यता के आधार पर करना चाहिए। जो लोग योग्य हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और जो योग्य नहीं है, तो जो लोग योग्यता अपनी साबित नहीं कर पाते हैं, तो जो कुछ भी है सारी चीज़ें ये विगत की हैं। और आपने देखा होता कि इसी मुद्दे की वजह से जो विद्यार्थी थे, सभी विद्यार्थी ही हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, अगर दोनों को समान अवसर उपलब्ध होते, दोनों रोजगार मिलता, तो दोनों छात्रों के गुट आपस में क्यों टकराते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस प्रकार के निर्णय लिए गए कि दोनों ही वर्ग यानी कि छात्रों के दोनों गुट बन गए, दोनों आमने सामने आ गए। और उसमें कितना नुकसान हुआ था इस मैटर में आपको पता ही होगा कि तमाम शिक्षा मित्र ऐसे थे जो आज भी सड़कों पर हैं और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। कहने के लिए तो 2 शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई, लेकिन उसमें से कितने प्रतिशत शिक्षा मित्रों का भला हो पाया कोई नहीं जानता। तो ऐसी नीतियाँ सोच समझ के बनानी चाहिए। और ये भी है कि कम से कम जब आप नीतियों को बनाएं तो समझें कि इससे किसी का भला होगा या बुरा होगा, क्योंकि किसी को एक बार थाली परोस के वापस ले लेना ये बुरी बात होती है। रूस यूक्रेन संकट का पड़ेगा असर, तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान से माल की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतें प्रभावित होंगी और फलस्वरूप इसका असर देश के व्यापार पर भी पड़ेगा। फेडरेशन और इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने निर्यातकों से अपने माल को उस क्षेत्र में फिलहाल सुरक्षित रखने के लिए कहा है जो काला सागर का रास्ता अपनाते हैं। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि
रूस, यूक्रेन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वेज नहर और काला सागर से माल की आवाजाही होती है। और फिलहाल खबर है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 7 साल के उच्च स्तर $103 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, लेकिन भारत के लिए आपूर्ति व्यवस्था पर अभी कोई असर नहीं है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह भी कहा है कि अधिकारी ने भरोसा जताया है कि अगर लड़ाई तेज होती है तो भी ईंधन आपूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल अभी भारत इस युद्ध में बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना पक्ष रख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात भी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान खोजा जाए। पूरी स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।